नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा आपके YouTube चैनल अवनीश सर मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत सारे कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर फैक्टराइजेशन से रिलेटेड टॉपिक करा दीजिए कोई, तो उसी की डिमांड पर मैंने आज का टॉपिक सिलेक्ट किया है। तो ये जो टॉपिक है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस पर आज जरा बात करेंगे। समझिएगा आप इसको जरा ध्यान से। देखिए, अगर मैं फैक्टराइजेशन पर बात करता हूँ, फैक्टराइजेशन है क्या? एक तरीके से अगर हमारे पास में कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है, ध्यान रखना कैसे समझे, अगर आपके पास में कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी जाती है, जब आप उसको ब्रेक करते हैं, मान लीजिएगा कि हमारे पास कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिएगा कि हमारे पास एक वैल्यू है जिसका नाम है 35। अब ये 35 अगर हमारे पास वैल्यू है, अब हमको इसको फैक्टराइज करना है, इसको इसको तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है, तो मैं समझ सकता हूँ कि बेसिक तरीके से अगर देखा जाए तो इसके जो फैक्टर करेंगे जो हम वो हमें मिले 7 और 5। इवन और भी हो सकता है, जैसे इसमें एक और भी मिलेगा हमको, जैसे कि 1 मिलेगा, 1 मिला, 5 मिला, 7 मिला। ये 1 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा 35 को, इसी तरीके से 7 भी जो है वो डिवाइड करेगा 35 को, और इसी तरीके से जो 5 भी है वो भी डिवाइड करेगा 35 को। तो आपके आपके पास में ऐसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो मैं कहना चाहूँगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे 35 है, ये कंप्लीट वैल्यू है, और इस कंप्लीट वैल्यू में जिन अदर वैल्यूज का हम डिवाइड करवा पा रहे हैं, जैसे 1 का हम एग्जैक्टली डिवाइड करवा पा रहे हैं, हम 7 का भी एग्जैक्टली डिवाइड करवा पा रहे हैं, और हम 5 का भी एग्जैक्टली डिवाइड करवा पा रहे हैं। तो जिनका हम एग्जैक्ट डिवाइड करा देते हैं, जिन नंबर्स का, जिन क्वांटिटीज का हम जिस ओरिजिनल वैल्यू में कंप्लीटली डिवाइड करवा पा रहे हैं, वो सारी के सारे फैक्टर होंगे। यानी ये जैसे मैंने 1 लिखा, ये भी फैक्टर होगा, 7 लिखा, ये भी फैक्टर होगा, और जो मैंने 5 लिखा, ये भी फैक्टर ही होगा। यानी हमारे पास में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि 35 है, जब मैंने उसमें डिवाइड करवाया तो मेरे पास एग्जैक्टली जो डिवीजन हमको मिल रहा है वो 1 से मिल रहा है, 7 से मिल रहा है, और इवन 5 से भी मिल रहा है। तो ऐसे ढेर सारे हमारे पास नंबर हो सकते हैं जिनका हम किसी दूसरे नंबर में कंप्लीटली डिवाइड करवा पाते हैं, तो वो सारे के सारे फैक्टर बोले जाते हैं। अच्छा, होता क्या है कि फैक्टर की एक ड्यूरेशन है, एक लिमिट है। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल मान के चलता हूँ, जैसे कि आप सपोज करो कि आपके पास में एक दूसरा नंबर है जिसका नाम है, मैं पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज पर बात करूंगा। हालांकि हमारे पास टॉपिक तो है जो अलजेब्रिक के लिए बात हो रही है, तो अलजेब्रिक पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले न्यूमेरिकल पर बात करना चाहेंगे। तो जैसे अगर हम देखें कि हमारे पास अगर 6 को देखें, तो मेरे पास 6 का डिवीजन जो हुआ वो किससे हो रहा है? 1 से हो पाएगा, 2 से भी हो पाएगा, 3 से भी हो पाएगा, और 6 से खुद भी डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 6 आपका एक ऐसा नंबर है जिसमें डिवीजन जो है वो 1 से भी देखा जा रहा है, 2 से भी देखा जा रहा है, 3 से भी देखा जा रहा है, और 6 से भी देखा जा रहा है। यानी 1, 2, 3 और एंड 6 जो आपके नंबर हैं, वो 6 को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं। ये एक अलग बात है कि 6 से डिवाइड कराएंगे तो 1 टाइम्स होगा, 3 से डिवाइड कराएंगे तो 2 टाइम्स होगा, 2 से डिवाइड कराएंगे तो 3 टाइम्स होगा, और 1 से डिवाइड कराएंगे तो 6 टाइम्स होगा। ये एक अलग बात है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि हम इनका एग्जैक्टली डिवीजन देख पा रहे हैं। दूसरी चीज, इसका मतलब क्या हुआ कि 1, 2, 3 और 6 ये सारे के सारे इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। किसके? 6 के फैक्टर हो गए। अच्छा, इसमें एक लिमिट सेट है कि आप मिनिमम अगर आप देखें तो मिनिमम आप कितना ले सकते हैं? 6, 1, और मैक्सिमम आप कितना ले पा रहे हैं? 6 ले पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर का जो कम से कम, हर एक में जो अवेलेबल फैक्टर रहेगा वो कितना रहता है? 1, और वो नंबर खुद इट सेल्फ, यानी अगर आप उसकी खुद की बात करें तो वो कितना रहेगा? वो खुद ही वैल्यू होती है। जैसे 6 था तो वो उसकी ओन वैल्यू है, 6 है वो अपने आप में खुद का एक फैक्टर ही है, तो वो एक अलग चीज है। तो लिमिट कहाँ पे सेट होती है? मिनिमम आप 1 ले सकते हैं, और मैक्सिमम आप उस नंबर को ही कंसीडर कर सकते हैं जिसके आप फैक्टर ढूंढ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि एक दूसरी बात, एक तरीके से अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। मैं अगर आपके सामने यही नंबर ऐसे लिख देता, जैसे मान लो 5 इंटू 7 इंटू 5 लिख देता, तो 7 इंटू 5 करने पर मुझे कितना मिलता? 35। तो जो 35 है वो इनका क्या है? प्रोडक्ट है। 35 क्या है? इसका प्रोडक्ट है। और ये जो प्रोडक्ट जिन नंबर से तैयार किया गया है
वो सारे के सारे इसके फैक्टर हैं। जैसे ये भी इसका फैक्टर हो गया और ये भी आप इसका फैक्टर देख पाएंगे। तो आपको कुल मिलाकर समझने की जो बात यहाँ पर आई, वो क्या बात समझ में आई कि कोई भी नंबर जो है, जब आप उसमें डिविजिबल नंबर्स ढूंढते हैं कि कौन कौन सा नंबर उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, वो सारे के सारे नंबर उसके फैक्टर बोले जाते हैं। और जब आप उसकी प्रोडक्टिव फॉर्म लेते हैं, जैसे मैंने 7 × 5 लिखा, तो जो प्रोडक्ट से बनता है वो आपका ओरिजिनल नंबर होता है, और जो प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले नंबर होते हैं वो उनके फैक्टर्स होते हैं। मैंने इनकी लिमिट बताई, मिनिमम आपका कम से कम कितना रहेगा, 1 रहेगा, और मैक्सिमम की आप जब बात करें तो वो नंबर खुद में ही अपने आप का एक फैक्टर माना जाता है। एक तो ये बेसिक बात होगी। एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि जो एक लैंग्वेज है कि फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोडक्ट। फैक्टराइजेशन क्या है? एक रिवर्स प्रोसेस होती है, बैक से चलती है, वो प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अगर यही, अब देखो सवाल उठता है कि मुझे तो अलजेब्रिक में बात करनी है। अच्छा, अलजेब्रिक में जब हम लोग बात करेंगे तो अलजेब्रिक के लिए आपको चीजें क्या पता होनी चाहिए। अलजेब्रिक में अगर आप देखें तो 2 चीजें चलती हैं हमारे लिए बेसिकली। कौन कौन सी? एक चलती है, एक वैल्यू आप देखते हैं वहां पर, एक टर्म आपको सुनने को मिलता है, वो टर्म सुनने को मिलता है वेरिएबल। क्या मिलता है? वेरिएबल्स मिलता है। और दूसरा टर्म मिलता है, वो मिलता है हमें कांस्टेंट, एक ये वर्ड मिलता है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल की अगर आप बात करें तो वेरिएबल का आपका मतलब होता है जो आपके नॉट फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं। कौन सी? जो आपकी नॉट फिक्स्ड वैल्यूज हैं। ऐसी वैल्यूज जो आपकी फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, वो आपकी वेरिएबल है। और जो कांस्टेंट एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, कांस्टेंट वर्ड का मतलब होता है कि ये आपकी फिक्स्ड वैल्यूज है, ये आपकी फिक्स्ड वैल्यूज है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, ये अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स है। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरीके से सारी ही रियल वैल्यूज आ जाती हैं जो कि कांस्टेंट में कंसीडर की जाएंगे, क्योंकि हम रेशनल भी लेना चाहेंगे तो वो भी आपकी फिक्स हो जाएगी, इरेशनल भी लेना चाहेंगे तो वो भी फिक्स हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के रिजल्ट ये है। आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप लिख सकते, जैसे मान लो कोई भी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेना चाहता हूं, जैसे मैंने 2/3 ले लिया, तो 2/3 कैसी वैल्यू? एक रेशनल वैल्यू। 2/3 कैसी वैल्यू? एक रेशनल वैल्यू है। मैं अगर चाहूं तो यहाँ पर कोई डेसिमल वैल्यू, मैं जैसे मान लो 2.5 भी ले सकते हैं, मान लो हमने नेगेटिव ले ली, मान लो -3 ले लिया। तो अगर हम इस तरीके से ना, ये सारे के सारे कांस्टेंट ही, मतलब ये एक अलग बात है कि कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई रेशनल फॉर्म में, कोई इरेशनल फॉर्म में, बट वो कांस्टेंट में कंसिडर की जाएंगी। नॉट फिक्स वैल्यूज की अगर आप बात करें तो वो सपोज कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कोई आपने एक वेरिएबल ले लिया, मान लो x ले लिया, या मान लो आपने y ले लिया, या मान लो z ले लिया, तो यानी ये समय समय पर अपने आप में चेंज लाते रहते हैं, ये आपके सारे वेरिएबल्स। लेकिन अब एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा यहाँ पे। जब मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक बोलता हूँ, अलजेब्रिक अगर मैं बोलता हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर बात करता हूँ, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये कॉम्बिनेशन होता है। कैसा कॉम्बिनेशन होता है? वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का ये कॉम्बिनेशन है, यानी ग्रुपिंग है उनकी। समझने की बात है। यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक तरीके से क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन? वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का। अब कॉम्बिनेशन होगा तो उसके लिए हमें चाहिए हैं डिफरेंट ऑपरेशंस, और ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे? तो कुछ सिलेक्टेड ऑपरेशंस हैं। जैसे एक ऑपरेशन चलता है आपका प्लस, जिसको हम लोग एडिशन का नाम देते हैं, ऐड का। दूसरा चलता है हमारे पास माइनस, जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। नेक्स्ट चलता है हमारे पास मल्टीप्लाई, यानी इसको हम लोग मल्टीप्लाई का नाम देते हैं। और नेक्स्ट चलता है हमारे पास डिवाइड। यानी ये कुल हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं, जिनमें मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्शन है, डिवाइड है और एडिशन है। ये कुल मिलाकर के हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं, जिनका इस्तेमाल हम वेरिएबल और कांस्टेंट की ग्रुपिंग के लिए करते हैं। अब इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे इंप्लीमेंटेशन इनका कराया जाए, ये बात क्या है, ये समझने की बात है। यहाँ पर जरा समझना ध्यान से। जैसे मैं इसको अरेज के दे रहा हूँ, देखो जरा समझो। ये बड़ा मैसेज आ रहे थे बच्चों के कि सर इसको प्लीज करा दीजिए, तो मैं इसको, इसीलिए मैंने ये टॉपिक डिसाइड किया। तो इसको देखिए जरा कि जब हमारे पास, मान लीजिए कि जब हमें ग्रुपिंग करानी है, जब हमें ग्रुपिंग करानी है, और ग्रुपिंग जो होनी है वो होनी है वेरिएबल और कांस्टेंट की ग्रुपिंग होनी है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट की अब ग्रुपिंग जो मैं लिखे दे रहा हूँ, वेरिएबल्स को लिखे दे रहा हूँ और मैंने कांस्टेंट भी लिख दिया।
तो वेरिएबल और कांस्टेंट की हमें करानी है ग्रुपिंग, तो मैंने दोनों को मेंशन कर दिया। अब सपोज करो कि हमारे पास, अगर मैं एक एग्जांपल तैयार करना चाहूं, तो आप एग्जांपल उसका देखेंगे कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है x, और मैं इसके साथ किसी दूसरे टर्म को, मतलब दूसरी वैल्यू को इंक्लूड करना चाहता हूँ, वो बाया एडिशन, बाया सब्ट्रैक्शन, बाया मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मान लीजिएगा कि मैंने इसमें क्या किया, प्लस लगा दिया और यहाँ लिख दिया 5। अब इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो x में ऐड किया जा रहा है। समझने की बात है, यानी इसका मतलब ये है कि 5 इज एडेड, 5 इज एडेड टू द x। ये मतलब हुआ कि 5 को x में ऐड किया जा रहा है। अब जो ये प्लस का साइन लगा, ये प्लस क्या है, एक ऑपरेशन है। ये क्या है, एक ऑपरेशन है। अब ये एक ऑपरेशन है और ये क्या कर रहा है, ज्वाइन करवा रहा है। ये ज्वाइन करवा रहा है, किसको ज्वाइन कर रहा है, x को एंड 5 को ज्वाइन करा रहा है। हालांकि इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, x प्लस 5 अगर आप सोचें कि इसका कोई रिजल्ट होगा तो रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं है, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। सपोज करो कि अगर मान लो कि हमारे पास जो हमने कॉम्बिनेशन x प्लस 5 का बनाया भी है, अगर मैं when x इज इक्वल टू, अगर मैं 2 ले लूं, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 ले लूं, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा कि यहाँ हम 2 पुट करवा देंगे, यहाँ 5 करवा देंगे, तो रिजल्ट कितना आ गया, 7 आ गया। मान के चलिए कि मैं when x की वैल्यू डाले दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू -1 डाल दे रहा हूँ, भाई डाल सकते हैं क्योंकि कोई फिक्स तो है नहीं। तो यही जो x प्लस 5 है जो आप देख पा रहे हैं, वो -1 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल पॉजिटिव 4 आ गया। तो मतलब फाइनली जो रिजल्ट निकल के आया, जो आपके समझने की बात है, वो ये निकल के आई कि दोनों ही केसेस में आप कोई एक फिक्स रिजल्ट नहीं दे पाए। दोनों ही केसेस में, चाहे आपने x की वैल्यू जब 2 ली तब भी आप एक x को फिक्स नहीं कर पाए। मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप x को फिक्स नहीं कर पाए कि x क्या होगा, x क्या होगा, इस बात को आप फिक्स नहीं कर पाए क्योंकि वो बदल रहा है। और उससे जो कॉम्बिनेशन आपने तैयार भी किया है, एडिशन के थ्रू तैयार किया है या सब्ट्रैक्शन के थ्रू तैयार किया है, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, वो भी आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, वो भी क्लियर नहीं बता पाओगे। इसीलिए क्या होता है कि वेरिएबल का काम जो है वो एक एक ग्रुपिंग में इस्तेमाल होने के बाद में वैल्यूज को, रिजल्ट्स को बदलते रहना है, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐसा नहीं कर पाते। न्यूमेरिकल वैल्यूज इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को पहले से ही बता चुके हैं कि वो फिक्स्ड है और उनमें कोई आप चेंजमेंट कर भी नहीं पाओगे। तो जब कोई चेंजमेंट कर नहीं पाओगे तो रिजल्ट जो आएंगे वो वेरिएबल के हिसाब से बदलेंगे, बट कांस्टेंट अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। ठीक है। अब ऐसे हम चाहें तो हम ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं इस एग्जाम्पल को इरेज कर दूं, मान लो कोई दूसरा एग्जाम्पल बनाना चाहूँ। हालांकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स एक्सप्रेशन, क्योंकि वर्ड एक्सप्रेशन भी जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा उसका भी समझते चलना। जैसे एक एग्जाम्पल में बना रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस वाई प्लस 3 लिखा। एक एग्जाम्पल है 2x, फिर है प्लस लगा करके, मान लो मैं चेंज करना चाहूँ, मैं यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूँ, तो यार मैंने यहाँ पे 2x प्लस वाई किया और फिर माइनस लगा करके 3 लिख दिया। अब देखा जाए तो ये इसमें वेरिएबल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, कांस्टेंट भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन समझने की बात ये कि केवल केवल एक ही वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो रहा, दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी ये 2 वेरिएबल फॉर्म लिखी हुई है। ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, 2 वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल फॉर्म लिखी हुई है क्योंकि एक वेरिएबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो x रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल्स को एक x रिप्रेजेंट कर रहा है और एक दूसरा y रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो हमने कॉम्बिनेशन तैयार किया है वो तो 2x प्लस वाई माइनस 3 करके हो रहा है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अगर अकॉर्डिंग टू टर्म्स देखा जाए तो ये ट्राइनोमियल है। ये कैसा है, ट्राइनोमियल में इसको कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि देखो, अगर यही 2x प्लस वाई होता, मान लो केवल केवल ये 2x प्लस वाई होता, तो 2x प्लस वाई जो होता है ये बाइनोमियल में कंसीडर होता। किसमें कंसीडर होता है, बाइनोमियल में। अब क्योंकि इसमें टर्म तो कितने हैं, 3 टर्म से इकट्ठे हो रहे हैं, उनको ज्वाइन किया, भले हमने 2 ऑपरेशन इस्तेमाल कर दिए। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स जो बढ़ाना, नंबर ऑफ टर्म्स जो क्रिएट करना जो काम है वो केवल 2 ऑपरेशन का है, या तो एडिशन के थ्रू नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज हो रहे होंगे या फिर सब्ट्रैक्शन के थ्रू इंक्रीज हो रहे हैं। अब दिमाग में ये मत लाना कि सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या करते हैं। तो देखो मैं उसका भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर एग्जांपल बना, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा 15, मान लो x लिख दिया, 15x लिख दिया। अब क्या लग रहा है कि क्या यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, क्या 2 टर्म क्रिएट हो रहे? नहीं, ये जो x के साथ में जो 15 लिखा है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा है, ये 15 इंटू एक्स लिखा। इसका सही मतलब जो है वो 15 इंटू एक्स का है।
और अगर ये 15 इंटू एक्स इसका सही मतलब है, तो ये जो x के साथ में जो 15 है ये कॉफिशिएंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? कॉफिशिएंट का। यानी किसी भी वेरिएबल के साथ में जो वैल्यू मल्टीप्लाई में लिखी होती है, जो वैल्यू मल्टीप्लाई में लिखी होती है वो किसका काम करती है? आपके कॉफिशिएंट का काम करती है। तो कहीं पर अगर मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं है, ये अंडरस्टूड कंडीशन है, इसको जरा समझना ध्यान से। जैसे मान लो कि अगर कहीं पर मान लीजिएगा कि केवल एक्स वाई लिखा हुआ, केवल एक्स वाई लिखा, और आपसे ये पूछ दे कि बताइए कि एक्स वाई का कॉफिशिएंट कितना है, तो वो एक्स वाई का जो कॉफिशिएंट है वो आपका कितना कंसीडर होगा? 1, क्योंकि इसका मैंने अभी भी तुम्हें जब फैक्टराइजेशन की बात की तो मैंने वहां पर एक टर्म बताया था कि आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो कम से कम 1 है वो तो सभी की ही साथ में ही प्रोडक्ट में चलती है। तो जब सभी के साथ में प्रोडक्ट में चलेगी तो वो उसकी सभी की कॉफिशिएंट भी मानी जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यानी एक्स वाई का कॉफिशिएंट कितना हो गया? 1। लेकिन यहाँ एक और बात समझने वाली कि केवल अगर आप एक्स वाई के कॉफिशिएंट की बात करें तब तो 1 कहोगे, लेकिन अगर हम तुमसे ये पूछ दें कि मुझे बाई का कॉफिशिएंट बताओ, तो बाई का कॉफिशिएंट कितना होगा? एक्स होगा। हम तुमसे पूछे कि एक्स का कॉफिशिएंट बताओ, तो वो कितना होगा? बाई होगा। जो भी चीज है, मतलब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि अब मान लो मैं इसी को थोड़ा और अच्छे तरीके से जनरेट कर दे रहा हूँ। मान लो मैं लिखे दे रहा 3x² बाई जेड, ये है हमारे पास। अब देखा जाए तो इसमें तो x भी है, y भी है, z भी है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी। तो तीन, इतनी सारी चीजें जो है बस, लेकिन इनकी फॉर्म क्या है? केवल प्रोडक्टिव फॉर्म है। देखो कैसे बन रहा है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बाई इंटू जेड करके बन रहा है। अब 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बाई इंटू जेड करके तो वो बन ही रहा है। समझना ये है कि अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि मुझे एक्स स्क्वायर बाई जेड का कॉफिशिएंट बताओ, तो एक्स स्क्वायर बाई जेड के अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि उसको छोड़ करके जो भी कुछ हमारे साथ बच रहा है प्रोडक्ट में वो उसका कोफिशिएंट ही होगा। यानी एक्स स्क्वायर बाई जेड के साथ में क्या मल्टीप्लाई में लिखा हुआ? 3, तो यही बच रहा है केवल इसके साथ में। तो ये जो 3 है ये कॉफिशिएंट होगा किसका? एक्स स्क्वायर बाई जेड का ये कॉफिशिएंट। अब दूसरी बात ऐसे समझो कि अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे चीजों को हटा दूं और मैं फिर आपको इसी के बारे में समझाऊं, तो जो ये 3x² बाई जेड मैंने क्वेश्चन बनाया है, इसमें अगर मैं बाई जेड का कॉफिशिएंट ऑफ मैं अगर क्या पूछूं? बाई जेड पूछूं, तो बाई जेड को आप छोड़ दीजिए, जो उसके साथ प्रोडक्ट में बच रहा है वो सब उसका क्या हो जाएगा? कॉफिशिएंट। यानी इसको छोड़ दीजिए, बचा कितना? 3x²। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लोगों को कंफ्यूजन रहती है। यानी बाई जेड का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है? 3x²। अच्छा समझो जरा ध्यान से, मैं यहाँ पर एक बात और यही फैक्टराइजेशन की भी बात यहाँ मेंशन किए दे रहा हूँ कि जो 3x² बाई जेड लिखें, यानी ये पूरा अपने आप में एक मोनोमियल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्रिएट नहीं हो रहे। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं तो ये सिंगल टर्म में काउंट किया जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें एग्जैक्टली डिवीजन किस किस का हो सकता है? देखो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझो। देखो अगर मैं इसमें जो हमारे पास 3x² बाई जेड लिखा है, 3x² बाई जेड जो लिखा है, अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड करूं, डिवाइडेड बाई 3, अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड कराऊंगा तो आप देखो क्या होगा? 3x² बाई जेड है, 3 से डिवाइड कराएंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास रिजल्ट कितना बचेगा? x² बाई जेड। तो इसका मतलब 3 जो है 3x² बाई जेड को पूरा तरीके से डिवाइड कर रहा है और उसका एक आंसर भी इक्वेशन आ रहा है, भाई नो रिमाइंडर। तो इस अब जब इसने रिमाइंडर ही नहीं दिया, तो जब रिमाइंडर नहीं दिया इसका मतलब इसने इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, और जब कंप्लीटली डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 3x² बाई जेड, ये इसका फैक्टर माना जाए। समझने की बात। इसी तरीके से 3x² जो बाई जेड, मान लो हम इसमें लिख दें कि डिवाइड बाई x बाई जेड। देखो समझो, मैं अब हमारे पास वैल्यू वही है जो मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया था, वैल्यू वही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वही है, लेकिन मैं चेंज जो ला रहा हूं वो कहां पे ला रहा हूं? डिवीजन में ला रहा हूं। अगर मेरे पास 3x² बाई जेड है और मुझसे कहा गया है कि आप x बाई जेड से डिवाइड कराइए, हम डिवाइड करवा सकते हैं। कैसे? 3x² बाई जेड अपॉन
एक्स बाई जेड। अब देखो होगा क्या, जेड से जेड कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट कितना बचा, 3x बचा। रिजल्ट कितना बचा हमारे पास, 3x रिजल्ट। अब ये केस भी बिल्कुल वही है, डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन किससे करवाया हमने, 3x² बाई जेड में जो डिवीजन कराया वो मैंने एक्स वाई जेड से करा दिया, और एक्स वाई जेड से डिवीजन करा दिया तो हमारे पास रिमाइंडर फिर भी नहीं बचा, पूरा क्यूसेंट ही क्यूसेंट है, और वो कितना है 3x, इसका मतलब पूरा कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। और जब कंप्लीट डिवीजन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3x² बाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो 3x² बाई जेड का जो आपका फैक्टर है वो कितना है, x बाई जेड। अब याद करो कि मैंने अभी अभी जो एग्जाम्पल दिया था, जो 35 का एग्जाम्पल दिया, 35 के एग्जाम्पल मैंने क्या बताया कि भाई उसमें आपका डिवाइड जो हो रहा है वो 7 का भी हो गया, उसमें 5 का भी डिवाइड हो गया, उसमें 1 का भी डिवाइड हो गया, तो इनका तो डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली। तो उसी तरीके से यहाँ भी तो आप देख रहे हैं, मामला तो भले वेरिएबल का है, भले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है, लेकिन क्या हम डिवाइड नहीं करवा पा रहे, डिवाइड होता है, एक्स वाई जेड का भी डिवाइड हो गया, 3 का भी डिवाइड हो गया। अब हमसे कोई कहे तो हम बाई जेड का भी डिवाइड करवा सकते हैं, हम x² बाई जेड का भी डिवाइड करवा सकते हैं, हम 3x वाई जेड का भी डिवाइड करवा सकते हैं, हम जिस जिस जो जो हमारे पास यहाँ प्रेजेंट वेरिएबल नोन्स या फिर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, और अगर हम उनमें से किसी का डिवाइड करा पा रहे हैं तो एग्जैक्टली अगर डिवीजन मिल रहा है जीरो रिमाइंडर के साथ, तो हम कह सकते हैं इन सभी केसेस में जिनसे आपने डिवाइड, जिन वैल्यूज से, जिन नंबर से आपने डिवाइड करवाया है वो सारे के सारे इसके फैक्टर। ये बात प्रोडक्ट मैंने कहा रिवर्स प्रोडक्ट चलता है, आपको किसी नंबर को चाहिए आप उसको रिवर्स प्रोडक्ट कराइए, वो फैक्टराइजेशन में ही काउंट किया जाए, क्योंकि जो उससे रिवर्स प्रोडक्ट में जो आपको नंबर मिलेंगे वो उस पूरे ओरिजिनल नंबर के फैक्टर ही होंगे। ये बात समझ, एक एग्जांपल लेके, अब मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, देखो जरा, समझो समझो। जैसे मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, शॉर्ट में लिख रहा हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल है हमारे पास 6x प्लस 18, ये एग्जांपल। अब 6x प्लस 18 अपने आप में देखा जाए तो एक ग्रुपिंग है, एक कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी। देखो यहां समझना, यहां पर मैंने एक चीज अलग से ऐड कर दी कि जब आप 6x की तरफ देखेंगे तो 6x जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू 6 और वेरिएबल वैल्यू जो है x के प्रोडक्ट से बना है। यहाँ पर हमसे कोई कोफिशिएंट पूछा जा सकता है, अगर केवल 6x को ही ले लिया जाए तो हमसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट हम बता देंगे 6। यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू होती, मान लो हम 6 यहाँ 6x ना लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता 6x² लिखा होता, और हमसे पूछता कि बताओ x² का कोफिशिएंट बताओ, तो हम बता देते x² का कोफिशिएंट कितना है, x है, 6 है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास प्रोडक्ट में वेरिएबल के साथ में जो चलता है वो कोफिशिएंट में कंसीडर हो जाता है। फिलहाल ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 6x प्लस 18 है। अब मुझसे कहा जा रहा है कि इसको फैक्टराइज कर दो। अब फैक्टराइज करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने बताया कि रिवर्स प्रोडक्ट ढूंढो, तो रिवर्स प्रोडक्ट आप जब ढूंढेंगे तो 6x प्लस 18 में हम देख पा रहे हैं कि 6 यहाँ अवेलेबल है और 6 3 18 होता है, यानी 6 वहां भी अवेलेबल है, तो हम 6 को कॉमन करना चाहेंगे। कॉमन करने का मतलब होता है एक तरीके से डिवाइड करना। आप जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करवा दीजिए। मुझे लग रहा है कि मुझे 6 दोनों ही टर्म, एक ये मेरे पास अगर देखा जाए तो ये बाइनोमियल है, ये क्या है, ये बाइनोमियल है। अच्छा बाइनोमियल ये इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं, 2 क्रिएट हो रहा है, इसलिए ये बाइनोमियल। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन लेना चाहें तो हमने जैसे मान लो 6 कॉमन ले लिया, तो 6 कॉमन लिया तो बचा कितना, यहाँ से तो 6 जा ही चुका है बाहर, तो जब यहाँ से 6 बाहर जा चुका है तो यहाँ केवल बचेगा कितना, x, और हम डिवाइड करवाएंगे। मैंने कहा कि डिवीजन होता है, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डिवीजन है। तो जब आप डिवाइड करवा रहे हैं तो यहाँ 6x में जब आपने 6 से डिवाइड कराया तो मेरे पास बचा केवल x, और जब मेरे पास 18 है और 18 में हम 6 से डिवाइड कराएंगे तो केवल बचेगा 3। तो देखो कॉमन तो ले लिया, लेकिन यही जो कंप्लीट वैल्यू थी जो 6x प्लस 18 के फॉर्म में दिखाई पड़ रही थी,
अब वो दो टर्म में दिखाई पड़ रही है, दो वैल्यूज के साथ प्रोडक्ट में दिखाई पड़ रही है। एक वैल्यू कौन सी है, एक 6 दिख रही है, दूसरी वैल्यू कौन सी है, x+3 दिख रहा है। तो देखो फिर वही बात आ गई, मैंने क्या कहा कि जो आपके फैक्टर होते हैं वो किसी भी नंबर के रिवर्स प्रोडक्ट से बनते हैं। यानी अब नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन बन गया कि अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन बना के दे देता कि 6 को रखता मल्टीप्लाई में और ब्रैकेट में लिख देता x+3 और मैं तुमसे पूछता कि इसका मुझे प्रोडक्ट बताओ, इसका मुझे प्रोडक्ट बताओ, तो तुम जब इसका मुझे प्रोडक्ट बताते तो क्या करते, 6 का मल्टीप्लाई कराते। 6 का मल्टीप्लाई जब तुम x में कराते तो कितना हो जाता है 6x, और बीचों बीच प्लस लगा था, आप भी प्लस लगाते। 6 का मल्टीप्लाई 3 में करवाते तो कितना होता है 18, यानी कितना हो जाता है 6x+18। ये बेसिक फंडामेंटल है इसका। जिन बच्चों का फंडामेंटल वीक हो वो इस वीडियो को जब देखेंगे तो उनको पूरा समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके सामने फाइनली जो रिजल्ट निकल के आया वो यही रिजल्ट निकल के आया कि अगर आपके पास में ग्रुपिंग हो रही, मैंने तो दो ही टर्म क्रिएट किए हैं, 6x+18 ही बनाए हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब इससे ज्यादा भी होंगे तरीका आपको यही रखना है, प्रोडक्ट फॉर्म आपको क्रिएट करनी है। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स बनाना चाहूंगा, जैसे समझो जरा एक दूसरा एग्जांपल। अभी तो मैंने दो का एग्जांपल लिया है, अभी मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, देखो जरा एक एग्जांपल मैंने क्रिएट किया। हमारे पास एक फॉर्म लिखी हुई है जिसका नाम है AB, फिर लिखा हुआ है AC और फिर लिखा हुआ है हमारे पास AD। अब AB है, AC है और AD है। देखा जाए तो AB AC AD जो है वो एडिशन में लिखे हैं। आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्रिएट हो रहे हैं। आप चाहें तो कहीं पर एक माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मान लो यहाँ माइनस लगाना चाहो तो लगा लो, तो इससे दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी कि भाई प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। लेकिन पूरे इस एक्सप्रेशन में यहां से लेकर के यहां तक इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में अगर देखा जाए तो एक चीज बड़ी कॉमन नजर आ रही। वो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है स्मॉल a। जो ये a है वो तीनों ही टर्म्स में प्रेजेंट है, यानी वो ab के साथ में भी स्मॉल a है, ac के साथ में भी स्मॉल a है और ad के साथ में भी स्मॉल a है। जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि मैंने वहां पर 6 को कॉमन कर पाया, और कॉमन वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वो सब दोनों ही टर्म में प्रेजेंट था। ऐसे ही यहाँ पर AB और AC और AD में अगर देखा जाए तो सभी में A प्रेजेंट है। तो जब A प्रेजेंट है तो मैंने A को कर लिया बाहर, क्योंकि वो कॉमन हो गया पूरे से। एक तरीके मैंने बताया कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करा देना। तो यहाँ बचा कितना B, यहाँ बचा कितना C, यहाँ बचा कितना D। यानी अब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया A इंटू B प्लस C माइनस D, और एक ये टर्म बना, एक ये टर्म बना, और ये इनका प्रोडक्ट है। ये इनका क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म है ये इनकी। अब कैसे कैसे प्रोडक्ट फॉर्म है कि अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब A इंटू बी प्लस सी माइनस डी होना चाहिए, और यही तो होना चाहिए। और अगर ये ऐसा है तो मल्टीप्लाई कराओ, ए का अगर बी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी प्लस लगाओ, ए का मल्टीप्लाई सी में कराएंगे तो ए सी माइनस लगाओ, ए का मल्टीप्लाई डी में कराएंगे तो ए डी। यानी रिजल्ट फाइनली क्या निकल के आया, ए बी प्लस ए सी माइनस का ए डी रिजल्ट निकल के आया। ये है कुछ। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस जरा आप देख लीजिए। जैसे जैसे मेरे पास एक सपोर्टिंग बुक है, एस चंद है, एस चंद का ये एस चंद बुक से अगर किसी के जिस बच्चे के पास भी एस चंद की बुक है तो वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह देख सकता है, वहां से ले सकता है। मैं एक्सरसाइज 6A का के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए ले रहा हूँ। जैसे समझो जरा ध्यान से, एक ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है इसका, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको समझ लीजिए कि ये मैंने यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ कि मैंने एक्सरसाइज 6A उठाई, 6A। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड का मैं पार्ट ले रहा हूँ, थर्ड का मैं पार्ट ले रहा हूँ, ई वाला पार्ट, थर्ड का ई पार्ट ले रहा हूँ। उसमें लिखा माइनस एम स्क्वायर एन, और फिर लिखा है माइनस का एम एन स्क्वायर। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बना, कितना, माइनस का एम स्क्वायर एन, फिर लिखा हुआ है माइनस एम एन स्क्वायर लिखा हुआ, नेगेटिव साइन है। यहाँ भी पहला टर्म जो है वो भी नेगेटिव है, सेकेंड टर्म जो है वो भी नेगेटिव है। बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट है,
लेकिन अगर दोनों में देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि मुझे आसानी से एम एन कॉमन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ अगर देखें तो m पर पावर कितनी है 2, यहाँ n कितना है सिंगल, यहाँ m कितना है सिंगल, n पर पावर कितनी है 2। तो दोनों में अगर मिनिमम देखा जाए तो 1 पावर तो दोनों से कॉमन मिल सकती है। तो मैंने पूरा टर्म ही निकाल दिया, पूरा mn बाहर निकाल दिया। और जब पूरा mn बाहर निकाल दिया तो हमारे पास अब एक काम और कर सकते हैं कि आपके पास, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे तो माइनस भी ले लो बाहर, माइनस भी करो। जैसे ही माइनस कॉमन ले ली, माइनस के साथ में mn कॉमन निकल के आया, तो जब मैंने बताया था कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कराना। अब तुम डिवाइड कराओगे तो माइनस के mn का डिवाइड जब m स्क्वायर n में होगा तो एक m तुम बाहर ले ही चुके हो, तो बचेगा कितना, m ही बचेगा केवल केवल। और n केवल सिंगल ही था, वन पावर का ही था, उसी पर उसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी 1, तो वो भी बाहर निकाल चुके। तो केवल केवल कितना बचेगा, n बचेगा। n का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, n बचेगा ही नहीं क्योंकि वो बाहर आ चुका है। और यहाँ कितना बचेगा, m बाहर जाए तो बचेगा केवल केवल n। तो हमारे पास लेकिन बीचों बीच क्या लगाना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि तुम माइनस कॉमन लिए। माइनस कॉमन लेने के बाद, माइनस mn कॉमन लेने के बाद आपके पास ब्रैकेट में कितना बचेगा, m प्लस n। और अब इसको मान लो चेक करना है कि ये हमारा आंसर सही निकला है या रॉन्ग निकला है, तो क्या करेंगे, इसी माइनस एम एन जो लिखा हुआ था वो इसके साथ प्रोडक्ट में लिखा हुआ, लो प्रोडक्ट में लिख दिया। तो माइनस एम एन का मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर एन। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई कैसे हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये कितना होगा, माइनस एम स्क्वायर एन। फिर अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव फिर से नेगेटिव हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, एम एन स्क्वायर। देखो यही हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन भी हमारा यही था, यानी जो क्वेश्चन था वो चेक भी हो गया कि हमने जो किया है वो सही किया है या फिर रॉन्ग किया। समझ रहे? तो एक ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे। हाँ, राइट डाउन भाई करते रहना जिसको राइट डाउन करना हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसी क्वेश्चन का एच पार्ट देख लीजिए। एच पार्ट क्या है, 16x³ बाई स्क्वायर माइनस 20x² बाई क्यूब माइनस 28x² बाई स्क्वायर जेड, x² बाई स्क्वायर जेड। अब हमारे पास पूरा क्वेश्चन ये है, 16x³ बाई स्क्वायर माइनस 20x² बाई क्यूब माइनस का 28x² बाई स्क्वायर जेड। हम देख पा रहे हैं कि तीनों, ये हमारे पास जो टर्म है, ये एक्सप्रेशन जो है वो ट्राइनोमियल में जाएगा। इसमें जाएगा, ट्राइनोमियल में जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने क्रिएट हो रहे हैं, 3 क्रिएट हो रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने क्रिएट हुए, 3 टर्म्स क्रिएट हुए। और उन 3 टर्म्स में हमारे पास में दोनों जो ऑपरेशन, सिंगल ऑपरेशन इस्तेमाल हुआ वो नेगेटिव हो रहा, नेगेटिव साइन हो रहा है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज जब हम इसको करेंगे, अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने में क्या इस्तेमाल होना चाहिए कि हम ऐसी वैल्यू देखेंगे, ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे जो सभी में कॉमन हो। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं 4 का डिवाइड कराऊं तो 4 का डिवाइड 16 में हो सकता है, 4 का डिवाइड 20 में भी हो सकता है और 4 का डिवाइड 28 में भी हो सकता है। इसका मतलब 4 तो सभी से कॉमन मिल ही जाएगा। अब मैंने 4 को लिख लिया बाहर क्योंकि मुझे 4 तो कॉमन मिल ही रहा है। अब मैक्सिमम और देखो क्या क्या कॉमन मिल सकता है। सबसे लीस्ट पावर जो है x² है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यानी x², हमें x² भी मिल सकता है तीनों से, तो वो x² लिख लो। अब देखो बाई में देखो क्या हो सकता है, बाई मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, हाँ मुझे बाई यहाँ भी मिल सकता है, बाई यहाँ भी मिल सकता है, बाई यहाँ भी, और कितना मिल सकता है, मिनिमम पावर कितनी, 2 बाई की यहाँ मिल जाएगी, 2 यहाँ मिल जाएगी, 2 यहाँ से मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर भी हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 4 4 जा 16 बचा 4, क्योंकि मैं यहाँ पर पावर कितनी प्रेजेंट थी x की, 3 पावर थी, 2 पावर में निकाल चुका हूँ तो केवल बची पावर आपकी 1, तो यानी कितना बचेगा, 4x बचेगा, बाई क्यूब बाई स्क्वायर बाहर कॉमन आ ही चुका है तो अब कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे माइनस लगाओ, क्योंकि माइनस लगा था तुम भी लगा दो माइनस। अब 4 5 डिवाइड, मैंने कहा था कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड कराना, तो 4 5 जा कितना हो गया, 20 हो गया, 5 यहाँ बन गया, x² कॉमन आ ही चुका है, बाई क्यूब था यहाँ पर, बाई स्क्वायर तुम कॉमन ले चुके हो तो केवल बचेगा कितना, 5 बाई बचा।
4 7 जा 20, तो यानी 7 यहाँ पर हो गया। एक्स स्क्वायर कॉमन आ ही चुका है, वाई स्क्वायर कॉमन आ ही चुका है, तो बचा केवल केवल जेड। यानी अब हमारे पास जो फैक्टराइज फॉर्म आई उसका एक टर्म आया आपका 4x²। सेकेंड फर्स्ट टर्म अगर हमसे कहा जाए ये आपका ये आया फर्स्ट टर्म आया, और ये आपका आया आ रहा है सेकेंड टर्म, यानी ये सेकेंड टर्म है। तो यानी ये दोनों टर्म निकल के आए। अगर आप इन दोनों ही टर्म का दोबारा से प्रोडक्ट करा दोगे, यानी मल्टीप्लाई करवा दो, यानी 4x² बाई x² बाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4x में कराओगे, फिर माइनस लगाओगे 4x² बाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई 5 में कराओगे, फिर माइनस लगाओगे 4x² बाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई 7z में कराओगे, तो फिर दोबारा से इसी क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। 16x³ बाई स्क्वायर माइनस का 20x² बाई 20x² बाई क्यूब माइनस का 28x² बाई स्क्वायर z, ये दोबारा से बन देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी जो आज मैंने फैक्टराइजेशन टॉपिक में आप सभी के साथ शेयर करी। इसको आप वीडियो को बार बार जब पॉज करके देखोगे ना, उसको रोक रोक के देखोगे, उसको समझोगे बातों को कि क्या बता रहा हूँ मैं, तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आप बेसिक फैक्टराइजेशन के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ रहे हैं। हालांकि भी इसमें आगे आप देखोगे तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, थोड़े से उनमें कैलकुलेशन है, समझने की बातें हैं, वो भी मैं आइडेंटिटी बेस्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, तो मैं वो भी अभी डिस्कस करा दूंगा। तो फिलहाल में आपको इसको समझना है, इसको वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि अभी चैनल जो है बहुत इनिशियल स्टेज पर है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँगा और वीडियो डालता रहूँगा और आप लोगों की मदद कर पाऊँगा। और हमको भी इस चैनल में थोड़ा-सा आप लोगों की हेल्प चाहिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो चैनल की भी ग्रोथ होगी और अच्छा लगेगा, चैनल बढ़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, कुछ देर बाद या अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।